चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मध्य प्रदेश दर्शन की सीरीज़ में। और आप देख रहे हैं इसका वीडियो नंबर सेकंड। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो जिले वाइज सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के जो 52 ज़िले हैं उसे हम एक एक करके देखेंगे। आगर मालवा ज़िले से मैंने बच्चों स्टार्ट किया है। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पहले जिलों की जो भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है उसको पूरा करेंगे, उसके बाद में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ जो आर्थिक परिदृश्य है वो भी देखेंगे। उसी के साथ साथ राजनीतिक महत्वपूर्ण भाग जो जिलेवार हम लोगों को पढ़ने हैं वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, एक बार जाके आप लोग ज़रूर देख लें। चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट है आगर मालवा वो किस प्रकार दिखता है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा शाजापुर। आप सभी लोग जानते हैं कि आगर मालवा जो है 51वां ज़िला है और शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर बना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी आप सर्च करेंगे तो मुख्य रूप से आपको शाजापुर से ही भाग लगे हुआ या शाजापुर से अलग आप लोगों को ये क्षेत्र दिखेगा। इसके उत्तरी भाग में आप लोगों को राजगढ़, उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान, उसके बाद में दक्षिण पश्चिम भाग में आपको डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, उसी के साथ साथ आप देखेंगे पूर्ण रूप से दक्षिण में आपको मिलेगा देवास और दक्षिण पूर्व में आप लोग को मिल जाएगा सीहोर। तो ये तो हो गया इसका जोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में ये है हमारे मध्य प्रदेश का ज़िला, और जिस ज़िले की हम लोग बात कर रहे हैं वो है आगर मालवा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो ज़िला है वह शाजापुर से अलग होकर बना है, और आप अच्छे से इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण भागों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को जो श्रृंखला है उसके अंदर लिखते चलें। पॉइंट वाइज बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। यहीं के यहीं सारी चीज़ें आप लोगों को याद भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को मध्य प्रदेश का जो एक मैप है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मैप को याद नहीं किया है तो मैप को आप लोग याद कर लें, जिससे एक ओवरव्यू आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि इस तरह अगर कोई ज़िला बना रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो किससे संबंधित है। यह है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए दोस्तों, जब हम लोग आगर मालवा ज़िले की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये नाम जो है वो कहाँ से आया है। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे कि जो शाजापुर ज़िला हुआ करता था वो जो नाम जो डिराइव हुआ है वो डिराइव हुआ है इसके हेडक्वार्टर से। इसको हेडक्वार्टर टाउन कहा जाता था उस टाइम पर। ये जो टाउन है अपने आप में एक 17वीं शताब्दी का छोटा सा भाग हुआ करता था, जिसको हम लोग हैमलेट करके पुकारते थे। और उसके बाद में जो मुग़ल एम्परर हैं जिनका नाम है शाहजहां, आप सभी लोग जानते हैं इनको। तो शाहजहाँपुर के नाम से इन्होंने इसे बसाया था, और ये बात जो है वो है लगभग 1640 की। 1640 में ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ यहाँ पे आगे रुके, इसलिए इसको शाहजहाँपुर कहा गया। बाद में आप देखेंगे कि इन्हीं के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया जिसका नाम था जामा मस्जिद, और बाद में इसी क्षेत्र को शाहजहाँपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। आगे हम लोग देखेंगे वर्तमान में अगर हम लोग शाहजहाँपुर की बात करें तो ये शाहजहानपुर का ही एक विखंडित भाग है, या आप कह सकते हो कि पुनर्व्यवस्थित भाग है। जब शाहजहानपुर रहा होगा उस टाइम पर वो कुछ अलग भाग रहा होगा, उसके बाद में वो विखंडित हुआ, अलग हुआ, टूटा, है ना, क्षेत्रों का बंटवारा हुआ होगा, तो बाद में जाके ये फिर शाहजहाँपुर बना। शाहजहाँपुर जब बना तो उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही होगी, स्वाभाविक सी बात है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि हमें तो आगर मालवा पढ़ना है। तो एक अगरिया भील करके जनजातियाँ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो अगरिया जनजाति है वह किस देवता को पूजती है। लगभग MPPSC ने इसे 2 से 3 बार अपनी एग्ज़ाम में पूछा है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि किन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। तो अगरिया भील जो है वह इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती थी। 10वीं शताब्दी की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब भी एक बड़ा शासक या उस शासक की मृत्यु होती है
तो दूसरे राजा जो हैं आके उनका स्थान ले लेते हैं। और आप देखेंगे कि एक राजपूत शासक है जिनका नाम है चहाला, वह 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को कर लेते हैं कैप्चर। तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद में एक नए राजा आ रहे हैं, क्षेत्रों का विभाजन होता जा रहा है और ये जो क्षेत्र हैं वो आपस में बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग 18वीं शताब्दी में आ गए हैं और जहला जो राजपूत शासक हैं उनका यहाँ पर भाग्य। कुल मिला के राजपूतों का आप कह सकते हो बोलबाला है 18वीं शताब्दी में। किस क्षेत्र पे? शाजापुर वाले क्षेत्र में। अब उसके बाद में आप देखेंगे जब राजपूत खत्म हुए या उनके पास से शक्तियाँ कम हुई तो ये शक्तियाँ जो हैं चली गई पवार्स के पास। अब ये जो पवार है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजीराव फर्स्ट मतलब कि बाजीराव प्रथम ने मालवा का बंटवारा किया था, जिसमें पवार, सिंधिया और होलकर इन तीनों के पास में जागीरों को बांटा था। तो बाद में जब राजपूत खत्म हुए तो पवार्स के पास में क्षेत्र आया जो कि धार के क्षेत्र में निवास कर रहे थे, और उनके बाद में फिर ये क्षेत्र जो है किनको चला जाता है? सिंधियास को चला जाता है। आप देखेंगे काफ़ी लंबे समय तक सिंधियास ने यहाँ पर शासन किया है और एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है अपने आप में शाजापुर। वहीं पे आप देखेंगे जो मुख्य रूप से इसके संस्थापक है जाते हैं उनका नाम है राज करनारपुर। अब ये राज करनारपुर जो हैं इन्होंने राय करनारपुर के नाम से इस क्षेत्र को बसाया। बाद में इन्हीं के नाम से आप धीरे धीरे देखेंगे इस क्षेत्र को जाना जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र आगे बढ़ा, नए शासक आए और इतिहास में एंट्री होती है शाहजहां के बाद में। आप देखेंगे शाहजहां के बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो हैं वो इस क्षेत्र पे आके कब्जा करते हैं और उन्हीं के एक सेनापति जिनका नाम है सुजात खान। तो सुजात खान जो हैं, जो कि राइट हैंड हुआ करते थे शेर शाह सूरी के, है ना, शेर शाह सूरी और बाज बहादुर जो अंकल हैं वो उनके, इस क्षेत्र पे आके उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो सुजात खान ने भी यहाँ पर क्या किया? शासन किया। वहीं पे आप देखेंगे मुग़ल एम्पर अकबर ने इसको 2 बार जीता है, एक बार 1554 में और 1562 में। उसके बाद में आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट है ये सरकार के अंदर निर्धारित हो गई या बढ़ गई, आप कह सकते हो। उस टाइम पर छोटी छोटी सी इकाइयाँ हुआ करती थी और सूबा जो है ये एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा सूबा जो है वो थे औरंगज़ेब के कार्यकाल में। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है औरंगज़ेब जो है, औरंगज़ेब उसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सूबा हुआ करते थे और सरकार उसकी एक छोटी सी प्रशासनिक इकाई आप बोल सकते हो। सारंगपुर सरकार जो है, जो यहाँ का एक छोटा सा अंग हुआ करती थी सरकार के रूप में शाहजहांपुर के अंतर्गत, वहाँ पे 24 महल्स हुआ करते थे और ये जो हेडक्वार्टर था ये पत्थरों का बना हुआ करता था। वहीं पे आप देखेंगे ये सारे के सारे नाम हैं, इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम लोग एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी कर रहे हैं तो मैंने तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इसमें दी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी पसंद भी आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते चलें। उसके बाद में अगर हम लोग और प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में शाजापुर का जो उल्लेख है वो अवंती के रूप में मिलता है, या आप बोल सकते हो अवंती जो एक महाजनपद हुआ करता था उसके अंतर्गत जो है ये आपका शाजापुर आया करता था। आप लोग जानते हैं जो अवंती है वो एक मोनार्कल स्टेट था और राजा चंड प्रद्योत जो हैं यहाँ पर मुख्य रूप से शासक हुआ करते थे और सबसे प्रचंड शासक भी आप उनको कह सकते हो। वहीं पर मैंने आप लोगों को जब मध्य प्रदेश पढ़ाया था तो है ही जनजाति या है ही जाति के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो उनका भी आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक, तो अवंती महाजनपद के अंतर्गत आप लोगों का शाजापुर, वर्तमान का आगरमालवा आप कह सकते हो, और है ही जनजाति का भी आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस यहाँ पर हुआ करता था। राजा चंड प्रद्योत के बारे में मैंने आप लोगों को बताई कि उस टाइम के सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली शासकों में से एक हुआ करते थे और उसके बाद में आप देखेंगे कि उन्होंने उज्जैन की अपनी राजधानी बनाया और लगभग 138 वर्षों तक जो है उन्होंने यहाँ पर शासन किया। बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो मगध था, मगध का उत्कर्ष हुआ, विभिन्न प्रकार के आप लोगों को यहाँ पर शासक देखने को मिलेंगे। उसमें एक शुंग वंश मिलता है और इसके संस्थापक है महापद्मानंद, जिन्हें क्षत्रियों का नाशक भी कहा जाता है। तो महापद्मानंद ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और
मगध जो उस टाइम का सबसे बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद था उसके अधीनता में अवंती आ गया। और जब अवंती आया है तो स्वाभाविक है कि उसकी अधीनता में जितने भी, उस महाजनपद की अधीनता में जितने भी क्षेत्र थे वो इसकी अधीनता में आ जाएंगे। मतलब कुल मिला के अब मगध की अधीनता में अवंती है और अवंती की अधीनता में कौन था? शाहजहाँपुर था। तो शाहजहाँपुर भी आ गया। उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में संभवतः राजवंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मनंद के अधीन आकर इन्होंने काम किया। और आप देखेंगे इस तरह से शाहजहाँपुर जो है वो नंदों के अधीन हो गया। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि क्षेत्र जो है वो टुकड़ों में विभाजित है, छोटे छोटे शासक हैं, तो इनको हराना और आप कह सकते हो इनके ऊपर राज करना बहुत आसान है। तो उन्होंने सिंधियाज जो यहाँ पर शासक हुआ करते थे उनका साथ लिया और जो उस टाइम के विद्रोही थे पिंडारीज, उनका दमन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे कि 1843 में जो महाराजा जानुको राज सिंधिया हैं उनकी जैसी मृत्यु होती हैं तो आंतरिम सरकार कमज़ोर पड़ गई और ब्रिटिश सरकार जो है उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया कि अब हमारे लिए मार्ग बहुत आसान है, यहाँ पर शासक जो हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और हमारे लिए रास्ता जो है खुलता जा रहा है। आप देखेंगे जैसे उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद में भागीरथी राव, जिसको आप लोग जीवाजीराव सिंधिया जो है उनके नाम से जानते हैं, उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। शासन प्रशासन की बागडोर जो है उनके हाथ में दी गई। लेकिन एक व्यक्ति थे ग्वालियर दरबार में, ये जनरल हुआ करते थे जिनका नाम है दादा खासीवाल। इन्होंने इस फरमान को, जिससे आप कह सकते हो कि जाजीराव सिंधिया जो हैं जिनको शासक बनाया गया या नाम मात्र शासक बनाया गया, ये बात इनको ना गवारा हुई और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब आप लोग जानते हैं जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई विद्रोह करता है तो दो ही चीज़ें होती थी, या तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा या फिर आप सहायक संधि कर लीजिए। तो हुआ भी कुछ इसी तरीके से। 13 जनवरी 1844 को जो है युद्ध में परास्त होने के बाद में जनरल दादा के पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, उन्हें मजबूरी में आके ही सही लेकिन अंग्रेज़ों के साथ में संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उन्हें 20 लाख की मांग की गई और उनसे कहा गया कि अगर आप 20 लाख देने में असक्षम होते हैं तो प्रशासनिक भाग जो रहेगा शाहजहाँपुर का वो किसके अधीनता में हो जाएगा? ब्रिटिशर्स के अधीनता में हो जाएगा। तो देखिए आम के आम है, गुठलियों के दाम है। तो स्वाभाविक सी बात है ये भी कि जो दादा खासीवाल थे वो देने में असमर्थ थे। जब वो देने में असमर्थ हुए तो प्रशासनिक क्षेत्र किनके पास में आ गया? ब्रिटिशर के पास में आ गया। तो ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, उनको पता था कब कहाँ पर कौन सा काम करना है। उसी के बाद में आप लोग देखेंगे कि 1857 की विद्रोह में भी आप देखेंगे इंदौर से भले इसकी शुरुआत होती है, अगर इन्फेंट्री से बात जाएगी, क्षेत्र जो है वो भड़केगा आपके आगर मालवा या शाहजहाँपुर तक। लेकिन बहुत आसानी से और बहुत सूझबूझ के साथ में ब्रिटिशर्स जो हैं इस विद्रोह को भी क्या कर लेते हैं? दबा लेते हैं। और उसी के साथ साथ ये क्षेत्र अब पूरी तरीके से किसकी अधीनता में आ गया है? ब्रिटिशर्स की अधीनता में आ गया है। मुझे उम्मीद है कि कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में आ रही होगी और जानकारियाँ जो हैं वो मैंने सारी आप लोगों के लिए रिटन फॉर्म में दे ही दी हैं। उसके अलावा आप लोग देखेंगे 1860 के बाद में जो आशंकीय रूप से जो जिला हुआ करता था ग्वालियर राज्य का था, 1886 में जयाजीराव सिंधिया जो उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हीं के उत्तराधिकारी जो हैं उनको बनाया जाता है जिनका नाम है माधवराज सिंधिया जी। 1854 तक इन्होंने जो है शासन किया यहाँ पर। उनकी मृत्यु के बाद में अब ये जो क्षेत्र है वो किनके पास में है? ब्रिटिशर्स के पास में है। बाद में जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम पर शाहजहाँपुर ज़िला जो है बना। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये उज्जैन डिवीज़न का भाग हुआ करता था और मध्य प्रदेश का 51वां ज़िला बना है। तो 16 अगस्त 2013 ये डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 2013 को ये ज़िला जो है वो बना, शाहजहाँपुर से अलग होकर 51वां ज़िला बना है। और अभी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि 52वां ज़िला हमारा कौन सा है और किस से अलग होके बना है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का भी आप लोग जवाब देंगे। तो ये एक छोटा सा इतिहास था। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वर्तमान में आगर मालवा में किसी प्रकार का कोई रिजर्व नहीं है या कोई प्रोटेक्टेड क्षेत्र नहीं है। हाँ, एक काऊ सेंचुरी है या पहला आप बोल सकते हो गौ अभ्यारण्य है जो केवल आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएगा? आगर मालवा में मिल जाएगा। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। उसका नाम है
सभारी क्षेत्र। ठीक, तो ये आप लोगों को आगर मालवा ज़िले में मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स की और आपके फ्रेंड्स की मदद करेगा, तो आप ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवर्स के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप लोग अगर इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।